रैशनल नंबर को कंपेयर किस तरीके से करना है ये हम लोग जान चुके थे। रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से अरेंज करना है ये भी हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसी को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग आज रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर को कंपेयर करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अच्छा, नंबर लाइन का दूसरा नाम क्या है मालूम है, बता सकते हैं? नंबर लाइन का नहीं, नंबर लाइन का दूसरा नाम है रियल लाइन। रियल लाइन याद रहेगा, रियल लाइन, यानी कि नंबर लाइन का किसी किसी बुक में यदि रियल लाइन नाम भी लिखा हुआ रहे तो उससे घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। चलिए जरा देखिए ध्यान से हम लोगों को कौन कौन सा रैशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4 और -3। अच्छा, 4 और -3 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में। सर पी तो दिख रहा है ऊपर में, क्यू कहाँ दिख रहा है? 1 है। 4/1 आप लिख सकते हैं, -3/1 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और उन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ना हम बहुत आसान से आसान सवाल भी लिए हुए हैं और बहुत टफ से टफ सवाल भी लिए हुए हैं, और बनाने का तरीका सबका एक ही बताएंगे। अलग अलग तरीका सबका है, अलग अलग बुक में अलग अलग सवालों का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम वो बताने वाले नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर सर कौन से तरीके से बनाएं। इससे बढ़िया है कि एक तरीका आप पकड़ लो, एक तरीका अच्छी तरीके से समझ लो और उसी तरीके से सारा सवाल को निपटा दो, बेहतर रहेगा हमारा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 4 और -3, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर लाइन पे। तो इसका सॉल्यूशन आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। सॉल्यूशन किसका बना रहे हैं? पहले हम लोग पहला का बना रहे हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 और 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और भी आगे आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म, है ना। चलिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन पे आपको मालूम है 0 से इधर होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, 0 से इधर होता है नेगेटिव इंटीजर। फिर 0 क्या है भाई? न्यूट्रल नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, याद रखिएगा। ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन क्या 0 इंटीजर है? 0 इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर? न्यूट्रल वाला। इसके पास कोई भी अपना साइन नहीं है, ये न्यूट्रल है, सबसे अलग है। इसको ना इधर से मतलब है नहीं इसको मतलब इधर से, ये बीच में पड़ा हुआ रहता है स्थिर से अपना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको रिप्रेजेंट करना है 4। कहाँ दिख रहा है आपको 4? 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 4। इसको आप कोई नाम दे दो, सपोज P, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद -3, कहाँ है -3? इसी पे कर लेते हैं हम लोग, एक ही नंबर लाइन पे। 1 2 3 -3 ये हो गया, तो इसको आप नाम दे दो सपोज Q, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो पहला वाला हमारा काम खत्म। इसीलिए हमने आपको कहा कि सबसे आसान से लेकर सबसे टफ तक हम आपको देंगे, लेकिन सबको कैसे बनाना है वो भी हम ही बताएंगे आपको। चलिए देखिए ध्यान से, पहला हो गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरे नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3 और -2/3। तो इसको बनाने के लिए, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, आपको मालूम है यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। और आप भी यहाँ पे आगे और लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जो हम समझाने जा रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि ये चीज़ आप समझ गए अभी जो हम समझाएंगे, तो फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर को आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान। देखिए 2/3 और -2/3, माइनस को आप छोड़ दीजिए, केवल आप 2/3 और 2/3 को देखिए। ये कैसा फ्रैक्शन है बताइए? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा क्लास 7 में, कैसा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब होता है
न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला छोटा होना और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बड़ा होना। तो ये हमारा है बेसिकली क्या क्या है बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमेशा याद रखिए जब भी आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और कहे कि वो उसको ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हमेशा याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्या यहाँ पे पॉइंट याद रखना है? पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि यदि सवाल में प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार का, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, यदि सवाल में प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो वाला हमारा रेशनल नंबर यानी कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ये माइनस में है तो ये इधर लाई करेगा। यदि माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और यदि पॉजिटिव में है, जैसे कि ये वाला 2/3 पॉजिटिव में है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा पॉजिटिव की तरफ। हाँ, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। बस आपको देखना यह है कि पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है। जैसे ये पॉजिटिव वाला है तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये यहाँ से यहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की ओर है हमारा। और ये नेगेटिव -2/3 है तो यहाँ से 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन सर इसको बनाएंगे कैसे, वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको मालूम यहाँ तक तो चल गया ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं इसका 2/3 का, जो कि पॉजिटिव है। 2/3 है ना, नीचे में देखिए कितना है, 3 है। तो 0 और 1 को ना 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में। आपको यहां तक मालूम चल गया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो कि डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 और 1 को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 3 आपने डिवाइड कर दिया। चलो, पहले वाले को आप नाम देंगे 1/3, दूसरे वाले को 2/3 और तीसरे वाले को 3/3। इसका मतलब 3 और 3 को आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या वही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है? बिल्कुल 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले आपको मालूम चल गया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना था? 3 था। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। और पहले वाले को हम लोग कहेंगे 1/3, दूसरे वाले को 2/3। क्यों 1/3 और 2/3? क्योंकि 3 हमारा डिनोमिनेटर में है। तो हमको मतलब कितने से है? हमको मतलब यहाँ पे 2/3 से है। तो 2/3 कहाँ पे आया हमारा? 2/3 हमारा आ गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम में इसका P आप ना इसका नाम दे सकते हैं। बात खत्म। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करना है? -2/3। बस माइनस लग गया ना तो माइनस की ओर आ जाना है। और ये भी तो चलो माइनस को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ कुछ देर के लिए। लेकिन सिंपली ये भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो प्रॉपर है तो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन भाई माइनस लग गया तो माइनस की ओर लाई करेगा। बस इतना इतना ही फर्क है इसमें, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहां पे भी 3 है ना, तो इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हो गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। पहले वाले को क्या कहेंगे? -1/3, दूसरे वाले को -2/3। और हमको यही मतलब था, इसी से मतलब है ना। हो गया, मिल गया हमको। इसको आप नाम दे दो Q, बस बात खत्म। हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आपको यहाँ पे दिख जाए, याद रखिएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद देखिए -3/4, -3/4 है इसमें। चलिए उसको भी बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दूसरा हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पे -3/4 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। चलिए 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो बताइए सबसे पहले कि 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है
या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे साइन लग गया माइनस का, तो माइनस की ओर लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा -1, तो इसी के बीच में माइनस लाई करेगा ना वो। तो इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बताइए? 4 इक्वल पार्ट में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए आप, 1 2 3 और ये 4, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये एक 4 पार्ट। -1 आप यहाँ पे इसे लिख दो, -1। चलिए अब बताइए, सबसे पहले वाले को हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे? -1/4, दूसरे को -2/4, तीसरे को -3/4। क्या हमको -3/4 से ही मतलब है? बस इसी से मतलब है हमको। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, बस इतना ही करना होता है इसमें और कुछ नहीं। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, P सपोज, ABCD, नाम देना आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम दे दो, बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यही आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बस आपको ये देख लेना होता है कि डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, जितना डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहेगा उतना ही इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है, बन जाएगा हमारा फिर। चलिए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 4th नंबर। ये थोड़ा सा सवाल गड़बड़ आ गया, इसीलिए हमने आपको कहा था कि हम यहाँ पे कठिन से कठिन भी देंगे और आसान से आसान सवाल भी देंगे, लेकिन बनाने का तरीका एक ही बताएंगे, उसी से हमारा सारा बन जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 1 होल 3/4, इसको बनाने का तरीका और आसान है। कैसे? देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन 4 देखिए, नंबर लाइन सबसे पहले आप बनाइए, सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए आप, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ -2, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे बनाना होता है। यहाँ पे 1 होल है ना, तो अच्छा सबसे पहले बताइए ये पॉजिटिव में है पूरा या नेगेटिव में है? पॉजिटिव में दिख रहा है हमको। चलिए 1 होल 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले होल में कितना लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि भाई आप 1 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ, 1 स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है तो आप एक स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ। तो 0 से 1 हम पहले आगे बढ़ गए, यानी कि हम अभी कहाँ पे आ चुके हैं? हाँ 1 पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 होल 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप एक स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हम 0 से 1 एक स्टेप आगे बढ़ गए, अभी फिलहाल हम कहाँ पे हैं? 1 पे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए ध्यान से, आपने 1 का काम कर दिया, अब 1 को आप ढक दो, 1 को पूरी तरीके से ढक दो। अब क्या बच गया? 3/4 बच गया। तो क्या 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। तो अब हमको 3/4 से मतलब है केवल, लेकिन हम पहुंच कहाँ चुके थे? हम पहुंच चुके थे 1 पे, और हमको अब कितना दिख रहा है? 3/4 दिख रहा है। इसका मतलब 1 और 2 को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? कहाँ गया? हाँ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। इसको कैसे बनाया आपने? यहाँ पे होल में लिखा हुआ था 1, तो आप एक स्टेप पहले ही आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आपने 1 को ढक दिया पूरी तरीके से, आपके पास बच गया केवल 3/4, और 3/4 अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब आपने कहा था 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 लग गया ना पहले आगे। यदि 1 नहीं रहता तो कहाँ पे लाई करता वो? बिल्कुल 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ पे 1 लग गया। तो सबसे पहले आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, तो एक स्टेप हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। उसके बाद अब हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो नीचे कितना लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था, तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, आपने कर दिया। चलिए बताइए ये हमारा क्या कहलाएगा? ये बताइए, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और यही वाला पॉइंट हमारा कहला जाएगा, ये वाला पॉइंट। एक स्टेप था पहले बढ़ गया आगे, तो 1 होल, और ये हमारा कितना हो गया? 3/4, यही वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा। और इस पॉइंट को नाम आप कुछ भी दे दो, चलो इस बार हम लोग इसको नाम क्यू दे देते हैं, हो गया। इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए, ये भी उसी प्रकार से बनेगा, ये भी सेम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। चलो नंबर लाइन आपने बना लिया। अच्छा पहले ये बताइए आप, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है,
तो हम क्या करेंगे ना, इस बार यहाँ से 0 डाल देंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव की तरफ जाने का कोई फायदा है नहीं। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो 0 हो गया हमारा ये 1 2 3 4 5 6, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन इतना रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 5 होल है। इसका मतलब है कि आपको 5 स्टेप पहले ही आगे चल जाना है। चलिए हम लोग चल जाते हैं 5 स्टेप आगे। यहाँ से यहाँ 1 स्टेप 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं, यहाँ पे हम लैंड कर चुके हैं। अभी मेरा पैर कहाँ पे है, 5 पे है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। आगे देखिए अब उसके बाद है 5/7। अच्छा कुछ देर के लिए आप 5 को ढक दो, कितना बन गया 5/7। और क्या 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। इट मीन्स 5 और 6 को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6, 7 इक्वल पार्ट में हो गए। तो पहला वाला हमारा क्या कहलाएगा, 1/7, दूसरा वाला 2/7, 3/7, 4/7, और ये वाला पॉइंट 5/7 कहलाएगा। तो केवल हम 5/7 वाला लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम सब लिखने लगेंगे ना तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा दिखने लगेगा। इसको आप अपने कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे हर एक पॉइंट का नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल इसका हम लिख दे रहे हैं 5/7। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का नाम दे दो आप P। क्या कहलाएगा पूरा, 5 होल 5/7, यही था ना हमारा, हो गया। यानी कि ये वाला पॉइंट जो आपका था, ये वाला, यही हो गया हमारा 5 होल 5/7। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। तो क्या तरीका आपको कुछ उठपटांग लग रहा है? नहीं, बिल्कुल तरीका सेम है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें आप देखिए ध्यान से, अब इसमें दे दिया -3 होल 1/7। क्या फर्क पड़ता है भाई, केवल माइनस ही तो इसमें लग गया है, बाकी बनेगा तो उसी तरीके से। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। एक नंबर लाइन पहले बनाइए आप। अच्छा बताइए ये नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है? नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला इस बार हम नहीं बनाएंगे, केवल नेगेटिव वाला बना देते हैं। 0 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अच्छा इसको थोड़ा सा ना, चलो ठीक है, और ये -4। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ना कि भाई देखो तुम 3 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ। 3 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि हम लैंड कर चुके हैं -3 पे। अभी मेरा पैर -3 पे है। ठीक है, अब आप -3 को ढक दो, 1/7 बन गया। 1/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1/7 है, इसका मतलब हमको -3 और -4 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। चलो तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा बताइए, 1/7, यही वाला हमारा पहला ही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ही हमारा काम बन जाएगा। यही वाला हो गया हमारा, इसका नाम आप P दे दो। देखो दिक्कत इसमें, ये हमारा पॉइंट कौन सा कहलाएगा, 1/7। लेकिन इस P पॉइंट का पूरा नाम अब क्या कहलाएगा, -3 होल 1/7 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी तक आपने बहुत आसान से आसान सवालों को भी सॉल्व किया, अपने मिक्स्ड वाले को भी सॉल्व कर लिया। अब आपके सामने आ रहा है कौन सा बताइए, ये कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को सर कैसे बनाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां भी आपको दिखे सबसे पहले उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो हमने आपको बचपन वाले क्लास में बहुत पढ़ाया है, वो भी उंगली पकड़ पकड़ के। क्या है, 13/5 है, तो 13 को डिवाइड करना होता है किससे, 5 से, है ना। कितने बार में, 2 बार में 10, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, यही होता है ना। और जो आंसर आता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको बस लिखते हैं ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं हम लोग नीचे। तो 2 होल 3/5 ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जरा समझिएगा ध्यान से, 13/5 के बदले में हम लोग 2 होल 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
और ये भी तो 13/5 ही है, बस साइन किस चीज का लग गया, माइनस का। तो ये हमारा हो जाएगा -2/3/5 बस। तो अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्या है, 13/5 या फिर 2/3/5, 2/3/5, इसमें -2/3/5। देखिए आपके बुक में ना इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा बार बार कंफ्यूज हो। यदि आप इस इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के कन्वर्ट करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई इसको गलत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा, बिल्कुल, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर सेम आना है हमारा। तो क्यों बार बार कंफ्यूज किया जाए, कंफ्यूज करने से कोई फायदा है नहीं, जबकि आंसर सेम लाना है, तरीका सेम होना है, तो फिर कंफ्यूज क्यों होना है। तो तरीका हमारा सेम रहेगा, बस करना क्या है, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल देना है। और जब मिक्स में बदल चुका है तो बनाना बहुत आसान हो गया। चलिए बनाएंगे हम लोग इसको। तो सबसे पहले आपको इसका नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इसको मिटा देना। नंबर लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए। ये सॉल्यूशन कौन सा था, अच्छा ये 5वां था, तो ये हमारा था 6वां नंबर, और ये अभी बनाने जा रहे हैं 7वां नंबर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 0 1 2 3, उसके बाद -1 -2 -3 हो गया। चलिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सबसे पहले 2/3/5 को। तो ये हमको बता रहा है कि भैया सबसे पहले 2 स्टेप आप पहले आगे चल जाओ, पॉजिटिव वाला ये है ना हमारा, तो पॉजिटिव की ओर चलेंगे हम लोग। तो 2 स्टेप पहले आगे चल जाओ, यानी कि यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ एक स्टेप, तो ये हम लोग लैंड कर चुके हैं 2 पे। अब आप 2 को यदि ढक दोगे तो बनेगा केवल 3/5, और 3/5 हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 को आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसको हम लोग करेंगे 1 2 3 4 और 5 हो गया हमारा, है ना। चलो तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला, हो जाएगा कितना होगा पहला वाला 1/5, दूसरा वाला 2/5, तीसरा वाला 3/5, और इसी से मतलब है ना हमको। हाँ, और इसको भी लिख दो 4/5, जगह है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 3/5। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2/3/5, उसका नाम आप दे दो। चलो इस बार नाम दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, और यही वाला हो गया आपका आंसर 2/3/5 पूरा। आप इस तरीके से बनाओगे ना तो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो इसको गलत कर दे। हिम्मत क्यों नहीं है, क्योंकि जो तरीका दूसरे तरीके से बनाया जाएगा ना वो भी आंसर इतना ही आएगा, यहीं पे आएगा, और इस तरीके से जो बनाएगा उसका भी आंसर इतना ही आएगा। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए, और हम नहीं चाहते कि आप अलग अलग तरीके को सीखें, एक ही तरीके से आप सीखिए, सारा सवाल एक ही बार में निपट जाएगा हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे वही चीज़ है, बस साइन किस चीज़ का लग गया, माइनस का, तो माइनस की ओर आएंगे हम लोग। तो -2 स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ आप। तो यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप, तो 2 स्टेप आप यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि -2 पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको आप ढक दो, 3/5 बन गया हमारा, यानी कि -2 और -3 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 1 पार्ट हो गया। तो पहला वाला हमारा क्या कहलाएगा, 1/5, ये 2/5 और ये 3/5, यानी कि ये वाला हो गया हमारा 3/5। और अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, -2/3/5, इसका नाम दे दो आप P, ये वाला पॉइंट का, बस हो गया। इतना ही करना होता है। इसमें आप चाहें तो 1/5, 2/5 ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उतना जरूरत नहीं। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। हम नहीं लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है ना, पेचीदा घिसा पिटा लगने लगेगा। आप कॉपी में थोड़ा सा इसको हटा हटा के बनाइएगा, फैला फैला के, तो वो ज़्यादा सुंदर देखने में लगेगा और अच्छा भी लगेगा, है ना, अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा सा कॉपी साफ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, टीचर को कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में थोड़ा सा हटा हटा के, फैला फैला के, साफ सुथरे तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, जो करना है जल्दी करके अपने कॉपी में पहले इसको लिखिए, क्योंकि देखिए इसको बनाने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है।
लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप हर एक तरीके को सीखें। हालांकि अलग अलग तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए कि आपको सर इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए, यदि हम आपको यहाँ पे इस सिंपल बनाने को तरीका अलग बताएंगे, प्रॉपर वाले बनाने को तरीका अलग बताएंगे, मिक्स्ड वाले को बनाने का तरीका अलग बताएंगे, इम्प्रॉपर बनाने वाले तरीके को अलग बताएंगे, तो क्या 4 तरीके को आप याद रख पाएंगे? क्योंकि मैथ में तो ये भी हमारा शुरुआत है, अभी हम लोग पहला ही चैप्टर में है, क्लास 8 में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो क्या इतने सारे चीज़ों को आप इस छोटे से दिमाग में याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ये कि सर कोई एक तरीका अच्छा सा बता दीजिए, उसी तरीके से सारा सवाल बनाया जा सके। तो वो हमने बता दिया आपको, और ये सबसे आसान तरीका है, याद रहेगा। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। किसका? रैशनल नंबर का, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे, प्लस इसमें बहुत कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, इसके बाद फिर हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, और उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर से, यानी कि रैशनल नंबर को हम यहाँ पे जोड़ने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कैसे हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे 2 सवालों के साथ जान जाएंगे। हालांकि रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है ना, बस उसी का थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इन 2 सवालों को बनाने के साथ ही साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और ये 2 सवाल भी हमारा बन जाएगा। फिर सवाल है कि सर क्या इतना ही में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर? नहीं, इसके बाद हमारा शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि हम लोग आज बेसिकली रैशनल नंबर को ऐड करना भी सीखेंगे और रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को भी सीखेंगे। और किसके प्रॉपर्टी को? एडिशन के प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 सवाल हमारे पास दिए हुए हैं, फाइंड द सम, यानी कि इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, सम का मतलब क्या होता है? प्लस, एडिशन है ना, जोड़ना, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 2 सवाल आपके यहाँ पे दिया हुआ है और ये दोनों सवाल आपके बुक से ही लिया गया है, कहीं बाहर से नहीं लिया गया। तो पहले हम लोग इन दोनों को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन का। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यदि हम लोगों को इस प्रकार का सवाल बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? साइन पे आप ध्यान दो। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले 7/9 है, तो 7/9 आप वैसे ही लिख दो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11/9। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, क्लास 7 में एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लेंगे 9 और 9 का, तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। उसके बाद फिर ये हमारा 7 - 11 हो जाएगा। इतना तो हम लोग जानते थे पहले से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा बताइए? -4/9, और ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, बहुत आसान है ये चीज, हम लोग क्लास 7 में भी अपने सीखे हुए थे। तो उसी चीज का बस यहाँ पे एक रिवीजन था। इसका भी देख लीजिए सॉल्यूशन। क्या इसमें साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से हमारा यहाँ पे पहले है। तो माइनस, अच्छा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका बना लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? पहले 3 से करेंगे, 3 2 6 और 6 3 18। तो यहाँ पे हमारा आ गया एलसीएम 18। 6 से डिवाइड दो 18 को, कितने बार में? 3 बार में। 3 × 5 -15। वेरी गुड। -15 प्लस 8, कोई दिक्कत इसमें? 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 2 × 8 आ गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए कितना आएगा? -7/18। क्या कोई दिक्कत इसमें? पास समझ में आई है? ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे साइन भी हमारा बड़े वाले का है माइनस, तो हमने माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो क्या इसमें कुछ हार्ड था? कुछ हार्ड नहीं था, ये बहुत आसान होता है।
और इस प्रकार का जोड़ना घटाना हम लोग बहुत क्लास 7 में पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ नया बात नहीं था, लेकिन नया बात अब आने वाला है। अब हमारा यहाँ पे आज एक नया टॉपिक शुरू होगा। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। किसके प्रॉपर्टी को? एडिशन के प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारे आज के नए टॉपिक का नाम है। यानी कि सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो है हमारा बेसिकली एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो उसको कैसे ऐड करना है वो आपने यहाँ पे जान लिया। इससे हार्ड एडिशन इसमें नहीं आता है, ठीक है। और यदि आएगा भी तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग सीख रहे हैं और ये दोनों हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमारा नया टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए इसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्लोजर, CLOSURA, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझिए ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा? समझिए ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। करके देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका। चलिए, तो क्या डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है? नहीं, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैथ में हम बार बार बताते हैं आपको, मैथ में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैथ में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, या हालांकि यदि आप लिखना भी चाहें तो इसका बहुत ही छोटा सा आप आंसर लिख सकते हैं, सॉरी इसका छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, ना ही आपको याद रह पाएगा। ज्यादा लेंदी लिखेगा तो नहीं आपको समझ में आ पाएगा। इससे बढ़िया कोशिश करना है कि जितना छोटा से छोटा डेफिनेशन हो सके उतना छोटा लिखना है, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं तो हम छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। द सम ऑफ टू rational numbers is always a rational number. The sum of two rational numbers is always a rational number, यानी कि दो रैशनल नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका जो आंसर आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। चलिए, अब कैसे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए आप इसको लिखिए ध्यान से। पहले A/B प्लस C/D इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अब ये सर क्या लिखा आपने, इसको बताइए थोड़ा। हाँ, इसको बताएंगे। देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर को आपने हमेशा किस फॉर्म में लिखा है? P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो P/Q के फॉर्म को हम लोग लिख कहेंगे, यानी कि मान लीजिए कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है तो हम लोग उसको रैशनल नंबर कह देंगे, ठीक है। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो कंडीशन है रैशनल नंबर का। तो P और Q के बदले में यदि हम A और B लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्या C और D लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब A और B हमारा क्या हो गया है? एक रैशनल नंबर हो गया। C और D हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। बस यहाँ पे P और Q लेटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पे A और B इस्तेमाल किया जा रहा है, C और D इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लेटर में ABCD से लेकर Z तक कोई भी इस्तेमाल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बस वो किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप अल्फाबेट तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABCD से लेकर Z तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी,
वो ये कहता है कि देखो भाई, जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने दो रैशनल नंबर को ले लिया है, जैसे मान लीजिए a बाई बी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर, c बाई डी क्या हो गया, दूसरा रैशनल नंबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल लेंगे ना और ज्यादा क्लियर हमारा हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम इसका यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं 2/3 प्लस 4/5, बस ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है हमारा a बाई बी, तो यहाँ पे a बाई बी का कौन काम कर रहा है, 2/3 काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे c बाई डी है, तो ये कौन काम कर रहा है, 4/5 काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ये 5 5 और 2, हाँ 5 2 10 हो गया, प्लस इसका कितना आएगा, 3 4 12, 22/15। क्या कोई दिक्कत इसमें। तो अब जरा बताइए 2/3 और 4/5 दोनों अपने आप में क्या था, एक रैशनल नंबर था। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो क्या आया, 22/15 आया। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। इट मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी अपने आप में क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने दो रैशनल नंबर को जोड़ा, जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत इसमें। और अच्छा यहाँ पे सर आपने p बाई क्यू क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने लेटर बस चेंज कर दिया ना, a और b लिख दिया आपने, c और d लिख दिया, लेकिन है तो उसी फॉर्म में, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, जिसका नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। नाम क्या है इसका, इसका नाम हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी 2 का नाम है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जरा समझिएगा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ना, दो रैशनल नंबर को आप आगे पीछे कैसे भी करके जोड़ दो, रिजल्ट बराबर आएगा। कैसे, देखिए इसका ये कहना क्या चाहता है। इसमें ना इस चीज को आप याद रखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे a बाई बी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इसको आप ऐड कर दो c बाई डी से, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। यदि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो उतना ही आएगा जितना आप c बाई डी प्लस a बाई बी को ऐड करोगे। इसमें हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस रैशनल नंबर के प्लेस को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या है, a बाई बी प्लस c बाई डी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, c बाई डी को पहले लिख दिया, a बाई बी को हमने बाद में लिख दिया। भाई आप ऐसे इसको समझो, आप 4 + 5 लिखो या फिर 5 + 4 लिखो, दोनों का आंसर कितना आना है, 9 ही आना है। कोई से फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हमको कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ ये मल्टीप्लाई में भी होता है, मल्टीप्लाई में भी यही चीज होता है। इस चीज को हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, अभी नहीं चलना है मल्टीप्लीकेशन में, अभी फिलहाल हम लोगों को एडिशन ही पढ़ना है। तो यही चीज हमारा इसमें कहता है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, चलिए मान लीजिए a और b के, a बाई बी के जगह पे हमने लिया यहाँ पे 2/3 ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने 6 हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपने a बाई बी के जगह पे 2/3 लिया, c बाई डी के जगह पे अपने 5/6 लिया, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा पहले, वेरी गुड, 5/6 प्लस 2/3। इसको आप सॉल्व कर लो। चलो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। बताइए इसको 4 + 5 = इसका बताइए, इसका भी 6 ही आएगा, 5 + 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना 9/6। उसके बाद इसका बताइए 9/6, दोनों में 9/6 आ रहा है। ये और सॉल्व होगा, कर लेते हैं और सॉल्व हम लोग। इसको काटना चाहेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया
3/2 इज इक्वल टू 3/2। यही तो कहना चाह रहा है ये, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि भाई कॉम्यूटेटिव लॉ हमको ये कहता है कि आप दो रैशनल नंबर को कैसे भी आगे पीछे करके जोड़ दो, आंसर सेम आना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया, हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, स्पेलिंग देख लीजिए, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, समझिए ध्यान से। एसोसिएटिव लॉ में ना, पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे ज्यादा। चलिए मान लीजिए कि ये A/B हमारा एक रैशनल नंबर है, प्लस C/D भी हमारा एक रैशनल नंबर है, प्लस E/F भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसमें आप क्या करो, A/B प्लस C/D को ब्रैकेट में रख दो। अब ये उतना ही बराबर होगा जितना आप यहाँ पे A/B प्लस C/D प्लस E/F, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे भी A/B C/D E/F, इधर भी वही चीज है, इधर भी हमने वही चीज लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर किसको किसको रखा है, A/B प्लस C/D को रखा है। यहाँ पे अब आपको पहले वाले को ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखना है। यानी कि यदि आप ऐसा करके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आना है। देखो बीच में हमने किस चीज का साइन दिया, इक्वल टू का साइन दिया, इतना आंसर आपका सेम आना है। एग्जाम्पल लेके देख लिया जाए, सही आता है कि नहीं? चल देख लिया जाए इसका एग्जाम्पल, और ये यही होगा आपका एसोसिएटिव लॉ, यही कहता है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इसको आप अपने बॉक्स में से घेर लीजिए। देखिए हमने डेफिनेशन हर में क्यों नहीं लिख रहे हैं मालूम है, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे भी हम लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा नहीं, और डेफिनेशन मैथ में जरूरत है भी नहीं, इसलिए आप चीजों को समझते चलिए। डेफिनेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेशन यदि आपको इतना ही रटना ही है तो आप अपने बुक में है, आप वहां से रट लो ना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैथ में कभी भी डेफिनेशन आप रटो मत, कभी भी डेफिनेशन नहीं रटना चाहिए मैथ में। जरा सोचिए क्लास 8 में कितना कुछ पढ़ना है आपको, क्या आप याद कर पाएंगे? उतना सारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर ज्यादा दीजिए, रटने पे नहीं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना और क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे चलिए A/B के जगह पे हम लोग मान लेते हैं 2/3 प्लस C/D के जगह पे हम लोग मान लेते हैं चलो 5/7 प्लस E/F के जगह पे मान लेते हैं हम लोग, चलो कितना मान लें, चलो 11/13 मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा, हाँ ये मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको और इसको बाहर करना है ब्रैकेट के। चलिए तो यहां भी आपको सेम चीज लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, 2/3 प्लस 5/7 प्लस 11/13, लेकिन इस बार केवल पहले वाले को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, केवल पहले वाले को, बाकी लास्ट वाले दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। चलिए आपने पढ़ा है क्लास 6 में बोर्ड मास, जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसका काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। 3 और 7 का एलसीएम बताइए। 21, चलिए ठीक है, 21 कितना आएगा, 14 आएगा, प्लस 15 आएगा। बहुत अच्छा, इसका तो हमने कुछ काम नहीं किया तो वो तो सेम टू जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इज इक्वल टू 2/3, इसका भी हमारे सामने अभी कोई काम नहीं है, अब हमारा इसका काम है। चलिए 13 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा होता है 91, है ना। तो 13 7 जा 91 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए तो 7 के कितना 13 और 13 5 जा 65, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65
प्लस ये 13 के टेबल में 91 कितने बार में, 7 बार में, तो 7 और 11 77 कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व किया जाए। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। 5 और 4 9, 1 1 2 बाई 21 प्लस 11 बाई 30 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस, चलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, हाँ सही तो है ना, 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है। 7 6 13 1 14 142 बाई 91, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अब। 21 और 13 का एलसीएम निकाल लेते हम लोग यहाँ पे। 21 और 13 ये तो कटेगा नहीं ना, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 और 13, चलिए 3 का एक बार 3 3 दूना 6 1 1 1 2 2 7 3 ना, सॉरी 21 और 13 है। 3 का एक बार 3 3 का 3 दूना 6 का 1 का 2 बार 2, तो 3 6 1 7 273 सही है। तीन का एक बार 3 3 दूना 6 एक बार 1 1 का 2 बार 2, नहीं ठीक तो है। 3 6 1 7 2, ठीक है 273। चलिए कहाँ पे 3 1 3 3 2 6 1 1 1 1 2 2 3 का 3 6 1 7 और 1 2 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 273 इसका एलसीएम आया। 21 से डिवाइड करो 273 को, कितने बार में कटेगा। 273 को 21 से करेंगे तो पहले तो एक बार में लगाएंगे 21 और ये कट गया। अब कितने बार में, 3 बार में 63, यानी कि 13 आ गया। और 13 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, तो 29 और 13 चलिए कर लेते हैं। इसके साथ हाथ में 2 3 6 7 8 का 9 बार 9 का 2 बार 2, तो 7 9 10 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 377 प्लस, चलिए अब 13 से डिवाइड कीजिए 273 को। 273 को 13 से करेंगे 2 बार में 13 दूना 26 21 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा। 21 इंटू 11 एक का बार 1 का 2 बार 2 का बार 1 का 2 बार 2 231 सही है ना। 231 यानी कि इधर का हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच रहा इधर का। चलिए 3 और 91 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 91 तो कटता नहीं है ना, किसी से नहीं कटेगा, तो 3 का एक बार 3 27 273 आएगा इसका एलसीएम 273। अब इसको 273 को 3 से आप डिवाइड करो। 91 इंटू 2 1 1 2 18 182 प्लस 91 से इसको करेंगे कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 142 को 3 से आप मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 12 के 2 हाथ में 1 3 426 426। चलिए अब क्या बच रहा है देखिए जरा ध्यान से। अब सिंपली ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से। 7 1 8 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6 608 बाई 273 इज इक्वल्स टू, इसको करते हैं 6 2 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 बाई 273। आ गया आंसर सही। क्या दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। तो एसोसिएटिव लॉ हमको प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा थर्ड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई आप 3 रेशनल नंबर ले लो पहले,
ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। उसमें क्या करो आप, पहले दो रैशनल नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर रखो, तीसरे वाले को बाहर रखो, ठीक है। ये उतना ही के बराबर होगा जितना इधर है हमारा, यानी कि पहले वाले को बाहर रख दो और दूसरे और तीसरे वाले को ब्रैकेट के अंदर रख के सॉल्व करोगे तो LHS और RHS दोनों बराबर आएगा। इसका प्रूफ हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना चौथा नंबर। चौथा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा, बहुत बड़ा नाम है इसका, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये नाम है, याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम है। इसमें क्या कहा जाता है जरा समझिए ध्यान से। इसमें कहा जाता है ना, किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताइए? जीरो आएगा, वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा। क्या आएगा? किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो या रैशनल नंबर आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल्स टू a बाई बी। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये और ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा अभी जब एग्जांपल लेंगे ना, एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नीचे में जगह नहीं है तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज जैसे मान लीजिए 5/7 में आप जीरो को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरो है, मतलब हम नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे a बाई बी प्लस जीरो आपको ऐड करना है, तो a बाई बी की जगह पे हमारा 5/7 हो गया और जीरो, और नीचे तो हम 1 लिख ही सकते हैं। चलिए, 7 और 1 का एलसीएम कितना? सिंपली 7। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस कितना? हाँ, क्योंकि आप 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया 5/7। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हमने कहा था कि भाई जब एक रैशनल नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो वही रैशनल नंबर आ जाएगा। तो आपने क्या रैशनल नंबर यहाँ पे चूज किया था? 5/7। उसमें आपने 0 को ऐड किया, क्या वही रैशनल नंबर आ गया? 5/7 बिल्कुल आ गया। एंड दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को हम लोग कहते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5वां नंबर हमारा एक बच रहा है, लेकिन जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग अपना सारा काम छोड़ के इधर का पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इधर का मिटाने वाले हैं, जगह का कमी है। हो गया, मिटा दे। एक हमारा इसमें और प्रॉपर्टी बच रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहता है? जरा देखिए ध्यान से, ये क्या कहता है? ये कहता है ना कि आप पहले एक रैशनल नंबर ले लो, उसमें आप इस रैशनल नंबर का जस्ट नेगेटिव वाला यदि ऐड करोगे तो वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको पहले क्या करना है, एक रैशनल नंबर ले लेना है। हमने यहाँ पर रैशनल नंबर कौन सा चूज किया? a बाई बी हमने एक रैशनल नंबर चूज कर लिया। इसमें हमको ऐड करना है जस्ट यही वाला रैशनल नंबर, लेकिन किससा होगा? वो कैसा होगा? माइनस वाला होगा, यानी कि नेगेटिव वाला होगा। इसका मतलब माइनस a बाई बी होगा, बस। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। यही हमारा कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको करके भी देखेंगे हम लोग अभी। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका समझ में आएगा।
चलिए मान लेते हैं ए बाई बी के जगह पे आप ले रहे हैं 11/17, ठीक है। इसमें आप प्लस कर रहे हो 11/17 ही, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 11/17 प्लस माइनस क्या होता है, -11/17 हो जाएगा। इसका तो हमको साफ दिख रहा है, एलसीएम 17 ही रहेगा। 11 - 11 हो जाएगा, कितना आएगा, 0/17। इट मीन्स 0। 0/17 का मतलब क्या है, 0। तो क्या 0 के बराबर आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है वो हमको ये बताता है कि देखो भाई, सबसे पहले आप एक रैशनल नंबर ले लो, उस रैशनल नंबर में ऐड करो, अपना ही नंबर ऐड करो, लेकिन उसका साइन बस आप चेंज कर दो। क्या कोई दिक्कत इसमें, माइनस दे दो। उसके बाद जब आप ऐड करोगे तो उसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे साबित भी कर दिया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग सबसे पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली आज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर शुरू किया था। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में सबसे पहले हमने आपको 2 सवाल बताया ऐड करके। वो सवाल बेसिकली बहुत छोटा सवाल था, क्योंकि उस प्रकार का एडिशन आप बहुत सीखे हुए हैं क्लास 7 में, भरपूर सिखाया है हमने आपको, है ना। चलिए, तो मेन हमारा जो काम शुरू हो रहा था आज का, वो हो रहा था ये वाला टॉपिक के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि हम लोगों को 5 प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव लॉ, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे तरीके से एग्जाम्पल के साथ भी हम लोगों ने इस चीज को समझा है। और एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पूछ देगा कि आपसे बताइए, यानी कि ऐसे पूछेगा, डेफिनेशन तो नहीं पूछता एग्जाम में। बेसिकली मैथ में डेफिनेशन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब ना के बराबर, तो डेफिनेशन तो रटना ही नहीं है। बोलेगा आपको कि एडिशन में, हालांकि इस रैशनल नंबर में हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों चीज पढ़ना है, लेकिन सवाल कैसे देगा, सवाल ये कहेगा कि एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल लिख के दिखाओ। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल लिख के दिखाओ। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ कहाँ है हमारा, एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ये हमारा है, तो उसका एग्जांपल हमको ये लिख के पूरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, इसके बदले में कुछ और आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन नियम तो यही वाला रहेगा जो बॉक्स के अंदर है कि नहीं। चलो, तो यही इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, और उसी के अंदर हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हाँ, एक बार और, अच्छा स्क्रीनशॉट तो शायद आप लोग ले लिए हैं, एक बार नहीं लिए तो दोबारा ले लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।